ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतनी सिंपल सी दिखने वाली लड़की की इतने बड़े बड़े लोगों से फ्रेंडशिप कैसे हो सकती थी? यह बात अंजलि मामी समझ नहीं पा रही थी, मगर अंजलि मामी इस बात से जरूर खुश थी कि जब श्रेया अय्यर खुद ही अनिका की बेस्ट फ्रेंड थी तो सिमरन मेहरा को जरूर सबक सिखाने में श्रेया अनिका की मदद करेगी। ऊपर अनिका के बेडरूम में श्रेया अय्यर ने रिया को जोर से हवा में उछालकर उसको कैच किया। रिया जोर जोर से हंसने लगी और श्रेया से कहने लगी, वंस मोर श्रेया मासी, वंस मोर। श्रेया ने फिर से एक बार उसे हवा में उछालकर पकड़ लिया। रिया को जोर से हग करते हुए श्रेया ने कहा, मासी ने तुम मुझे अपनी छोटी मम्मी कहो। जब श्रेया बार बार रिया को हवा में उछाल रही थी, श्वेता की सांसें इस बात को सोचकर अटक जाती थी कि कहीं श्रेया रिया को पकड़ने में कोई गलती न कर दे, रिया जोर से कहीं जमीन पर न गिर जाए। थोड़ी देर रिया के साथ खेलकर श्रेया रिया के साथ बेड पर बैठ गई। लगभग आधी लेटी हुई श्रेया ने थकी हुई आवाज में जोर जोर से सांसें लेते हुए रिया से कहा, अभी 6 महीने पहले हम मिले थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 6 महीने के अंदर तुम्हें पकड़ने में मुझे इतनी परेशानी क्यों हो रही है। कहीं तुम मोटी तो नहीं हो गई? रिया ने हंसते हुए श्रेया के कंधों पर मसाज देना शुरू किया। फिर अपने दोनों हाथों से श्रेया के कंधे को मसलते हुए रिया ने कहा, नहीं छोटी मम्मी, मैं मोटी नहीं हुई हूँ, बल्कि आप कमजोर हो गई हो। पास ही बेड पर लेटी अनिका ने एक पिलो अपने कान पर रखते हुए बेडरूम में मौजूद बाकी लड़कियों से कहा, तुम लोग बहुत शोर मचा रही हो, मुझे अब सोना है। क्या तुम किसी इंसान को आराम करने में उसकी मदद नहीं कर सकते? थोड़ा सा कम शोर और हल्ला गुल्ला मचाकर अगर तुम लोगों को खेलना ही है तो प्लीज बेडरूम से बाहर जाकर खेलो। और या तुम भी एक बात समझ लो, कल सुबह तुम्हें स्कूल भी जाना है, जिसके लिए सबसे पहले मुझे उठना होगा, फिर तुम्हें उठाऊंगी, फिर तुम्हें शावर कराना है, तैयार कराना है, स्कूल लेकर जाना है। तो प्लीज जरा सा अपनी मम्मा पर तरस खाओ और तुम्हारी इस छोटी मम्मी को लेकर बाहर जाकर खेलो। अनिका की यह टोन सुनकर श्रेया ने रिया से कहा, रिया जरा अपनी मम्मा से कह दो कि अब तुम्हारी छोटी मम्मी यहाँ आ गई हैं, इसलिए वह जी भर के सो सकती है और कल सुबह तुम्हारी छोटी मम्मी पहले जागेगी, फिर तुम्हें जगाएगी, फिर तुम्हें नहलाएगी, तैयार करेगी और स्कूल भी छोड़ने तुम्हारी छोटी मम्मी ही जाएगी। जैसे ही अनिका ने श्रेया के मुंह से यह बात सुनी, वह तुरंत बेड से खड़ी हो गई और अपने बेडरूम के कोने में जाकर उसने अपना लैपटॉप खोल दिया। हैरान हुई श्रेया ने अनिका से पूछा, यह क्या कर रही हो तुम? तब अनिका ने बिना श्रेया को देखे उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अब अगर तुम सुबह यह सब कुछ करने वाली हो तो फिर मुझे जल्दी सोने की जरूरत नहीं है। इन डैट केस थोड़ा सा काम ही कर लेती हूँ। अनिका का यह स्मार्ट जवाब सुनकर श्रेया बिल्कुल हैरान हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कोई इतना मतलबी कैसे हो सकता था। फिर अचानक श्रेया को इस बात का एहसास हुआ कि शायद अनिका चाहती थी कि श्रेया सामने से उसे यह कहे कि कल सुबह रिया का सारा काम श्रेया करेगी। श्रेया ने एक पिलो जोर से अनिका पर फेंकते हुए कहा, तुमने फिर से मुझे उल्लू बनाया है। तुम जानती थी तुम्हें ऐसा कहते हुए सुनकर मैं रिया को स्कूल ले जाने के लिए सामने से तुम्हें कहूंगी। जस्ट बिकॉज आई लव यू। मेरे प्यार का बहुत फायदा उठाती हो तुम। आज भी तुमने हमेशा की तरह मुझे अपने प्लान का शिकार बनाया है। यू आर सो मीन। यह कहते हुए बेड पर पड़े छोटे 4-5 तकिया श्रेया ने अनिका पर फेंकना शुरू किया। बेडरूम में मौजूद सारी लड़कियां एक साथ जोर जोर से हंसने लगी। फिर जब श्रेया ने जाकर अनिका का लैपटॉप बंद करने की कोशिश की, तब हल्के से श्रेया को धकेलते हुए अनिका ने कहा, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत देर तक बेड पर पिलो अपने मुंह पर दबा कर यह सब नाटक करना पड़ा। अगर तुम थोड़ा सा जल्दी यह कह देती कि तुम रिया को सुबह स्कूल ले जाओगी तो मुझे इतनी देर तक नाटक करने की क्या जरूरत थी। यह कहते हुए अनिका लैपटॉप पर अपना काम करने लगी। कुछ देर श्रेया ने श्वेता को अनिका की बदमाशियों की कंप्लेन करने के बाद कहा, चलो बाबा, अब तो मैं भी बहुत थक गई हूँ। यह कहते हुए श्रेया ने फिर से रिया को अपनी बाहों में उठा लिया और रिया से कहा, चलो आज रात तुम्हें अपनी छोटी मम्मी के साथ ही सोना है, ताकि कल सुबह मैं तुम्हें तैयार करके स्कूल ड्रॉप कर सकूं। छोटी सी रिया ने खुश होकर श्रेया अय्यर को गले लगाते हुए कहा, ओके छोटी मम्मी, अभी तो सोने से पहले हम दोनों खूब मस्ती करेंगे। मल्होत्रा हाउस एक काफी शानदार विला था जिसमें कई सारे बेडरूम थे। श्वेता ने श्रेया अय्यर से कहा, दीदी आप एक काम कीजिए, आप सामने वाले कमरे में रिया के साथ सो जाइए।
अनिका को गुड नाइट और गुड बाय कहते हुए श्वेता, श्रेया और रिया वहां से चले गए। अनिका के बेडरूम के गेस्ट रूम की ओर जाते हुए श्वेता ने श्रेया अय्यर से पूछा, दीदी आप अनिका दीदी से कहाँ मिली थी? यह सवाल सुनते ही श्रेया अय्यर की आंखों की चमक थोड़ी कम हो गई। वो रिया की ओर देखकर धीमी आवाज में श्वेता से कहने लगी, मैं और अनिका एक गेट टुगेदर में मिले थे। श्रेया अय्यर का चेहरा देखकर श्वेता को लगा कि शायद उसके सवाल से श्रेया कुछ डिस्टर्ब हो गई थी, इसलिए श्वेता ने आगे के डिटेल्स पूछना सही नहीं समझा। कहीं न कहीं श्वेता को यह भी लग रहा था कि अनिका श्रेया के साथ बहुत ही उखड़ा उखड़ा सा बर्ताव कर रही थी। ना तो वह रिया की किसी बात का सीधा जवाब देती थी और न ही उसने श्रेया अय्यर को अपने साथ रूम में रुकने की इजाजत दी थी। पर जो सवाल श्वेता ने श्रेया से पूछा ही नहीं था, वह सवाल श्रेया ने श्वेता की आंखों में पढ़ लिया था। श्रेया ने श्वेता का हाथ पकड़ते हुए उससे कहा, देखो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जिस तरह का बिहेवियर अनिका मेरे साथ कर रही है उससे मैं गुस्सा हो जाऊंगी या फिर अनिका से झगड़ा करूंगी, तो तुम जो कुछ भी सोच रही हो बिल्कुल गलत है। श्वेता हैरान होकर श्रेया को देखने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी वह जो बात मन में सोच रही थी वह श्रेया ने कैसे सुन ली थी। श्रेया ने आगे श्वेता को समझाते हुए कहा, हम दोनों के बीच यह सब चलता ही रहता है, डोंट वरी, वह मेरे साथ बहुत अच्छी है। अब तुम सोचो अगर वह मेरे साथ अच्छी नहीं होती तो क्या अपनी बेटी को इस तरह मुझे दे देती? और दूसरी बात, हम दोनों के बीच ईगो या फिर सेल्फिश जैसे शब्द मौजूद ही नहीं है। हम दोनों को बस ऐसा समझ लो जैसे हम एक ही हैं। हम दोनों को कोई चाहकर भी अलग नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं न कहीं हम दोनों का पास्ट एक ही है। यह कहते हुए श्रेया की आवाज में काफी भारीपन था। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं उसके मन के अंदर कोई बहुत बड़ा इमोशन छुपा हुआ था जिसे वो फिर से याद नहीं करना चाहती थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद अचानक ही श्रेया ने अपने चेहरे पर फिर से वही स्माइल लाते हुए कहा, हाँ मगर तुम्हारी दीदी अनिका मुझसे थोड़ी सी ज्यादा लकी है, क्योंकि उसके पास वह है जो मेरे पास नहीं है। जैसे ही गोद में उठाई हुई रिया ने श्रेया की यह बात सुनी, श्रेया को गाल पर किस करते हुए रिया ने कहा, डोंट बी सेंट छोटी मम्मा। रिया के मुंह से मम्मा शब्द सुनकर श्रेया की आंखें भर आई। रिया को प्यार करते हुए श्रेया कहने लगी, मेरे लिए तो मेरी दुनिया है मेरी रिया, मेरा सब कुछ हो तुम हो तो कोई भी दुख और कोई भी परेशानी तुम्हारी छोटी मम्मा को छू भी नहीं सकती। माय स्वीट लिटिल बेबी। यह कहते हुए श्रेया के मुंह पर मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में आंसू आने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी। बातें करते हुए श्वेता और रिया गेस्ट बेडरूम में आ गए। श्वेता के जाने के बाद रिया और श्रेया कुछ देर गेस्ट बेडरूम में बहुत मस्ती की। फिर अचानक ही खेलते खेलते रिया रुक गई। उसने श्रेया से कहा, छोटी मम्मी अच्छा हुआ मुझे एक चीज याद आ गई, वरना आज बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। रिया के चेहरे पर टेंशन देखकर श्रेया ने उससे पूछा, क्या हुआ रिया, ऐसी कौन सी बात है कि तुम अचानक इतनी परेशान हो गई? रिया ने गेस्ट रूम का दरवाजा खोलते हुए श्रेया से कहा, अरे मैंने अगर अभी वह काम नहीं किया तो हमारी फ्रेंडशिप टूट जाएगी। यह कहकर रिया अनिका के बेडरूम की ओर भागने लगी। अनिका के बेडरूम में पहुंचकर उसने बेड पर से अपना मोबाइल फोन उठाया और वापस अपनी छोटी मम्मी के पास गेस्ट रूम में जाने लगी। तभी रिया को इस बात का एहसास हुआ कि बेडरूम में इस वक्त कोई मौजूद नहीं था, बस साइड टेबल पर लैपटॉप खुला पड़ा था और एक डिम लाइट ऑन थी। नन्ही रिया मोबाइल फोन में देखते हुए फिर से धीमे धीमे चलकर गेस्ट बेडरूम में अपनी छोटी मम्मा के पास जाने लगी। रास्ते में उसने मोबाइल पर अपना सोशल मीडिया अकाउंट ओपन किया। इनबॉक्स में फैन नानो के कई सारे मैसेजेस पेंडिंग थे और आखिरी मैसेज में फैन नानो ने रिया को गुड नाइट विश करते हुए एक स्टिकर भेजा था। यह स्टिकर देखकर रिया के मुंह पर स्माइल आ गई और बदले में रिया ने भी गुड नाइट फैन नानो लेकर एक मैसेज भेज दिया। रिया को इस बात की खुशी थी कि फैन नानो के साथ आज उसकी फ्रेंडशिप स्टिक टूटे टूटे बच गई। यह बात जानकर रिया के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। जब रिया फिर से गेस्ट बेडरूम में पहुंची तो उसने देखा अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर उसकी छोटी मम्मी श्रेया अपने होंठ को दबाते हुए अपनी आंखें छोटी करके रिया की ओर देख रही थी। फिर अपना एक हाथ हवा में उठाते हुए इशारे से श्रेया ने रिया से पूछा कि वह फोन पर किसी से चैटिंग कर रही थी। जब रिया श्रेया के नजदीक आई तब श्रेया उसके पास घुटनों के बल बैठकर उससे पूछने लगी, यह किसे मैसेजेज कर रही है नन्ही रिया? क्या स्कूल में तुम्हारा कोई दोस्त है जिसके साथ तुम बिना चैट किए रह नहीं सकती और अपनी छोटी मम्मी को छोड़कर इस तरह दौड़कर अपना फोन लेने चली गई थी?
अपना एक हाथ अपने सर पर मारते हुए रिया ने श्रेया से कहा, ओहो छोटी मम्मी, मैं तो मेरे फैन नानू को मैसेज करने के लिए गई थी। फिर कुछ देर बातें करने के बाद श्रेया और रिया दोनों एक दूसरे को हक करके गेस्ट बेडरूम में सो गए। वैसे तो जब भी अनिका रिया को स्कूल ले जाती वह उसे ठीक 7:30 बजे जगा देती, फिर खुद और 10-15 मिनट सो जाती थी। जैसे ही रिया स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती, अनिका सिर्फ अपने चेहरे पर थोड़ा सा पानी मारती और रिया को स्कूल छोड़ने चली जाती। रिया को स्कूल छोड़ने के बाद तुरंत घर पर आकर फिर से सो जाती थी। मगर श्रेया सुबह ठीक 6 बजे जाग गई थी। फिर पहले खुद शावर लेकर तैयार हुई, फिर उसने रिया को जगाकर उसे शावर में भेजा। जब रिया शावर लेने चली गई, तब श्रेया ने अपने चेहरे पर हल्का सा मेकअप लगाया और एक बहुत ही स्टाइलिंग सनग्लासेज पहनकर फिर प्रॉपरली ड्रेसअप होकर वह रिया को स्कूल छोड़ने चली गई। जब वह स्कूल के गेट पर पहुंची, ठीक उसी वक्त सिमरन मेहरा और मिस्का मेहरा गेट की ओर अपनी कार से उतरकर आगे बढ़ रहे थे। मिस्का रिया को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, अ लायर इज नॉट अलाउड टू गो इन द स्कूल। रिया स्कूल गेट तक अकेले ही चलकर आई थी। कार के पास खड़ी श्रेया रिया को सी ऑफ कर रही थी। जैसे ही रिया ने मिस्का को यह कहते हुए सुना, रिया ने मिस्का को जवाब देने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि रिया मिस्का को कोई जवाब दे पाती, मिस्का की मम्मी सिमरन मेहरा ने रिया को ठोकते हुए कहा, इतनी छोटी सी उम्र में झूठ बोलना कहाँ से सीखा है तुमने? झूठ बोलना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हो सकता है तुम्हारी वजह से स्कूल में आगे आने वाले बाकी बच्चे भी तुम्हारी तरह ही झूठ बोलना सीख लें। इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलनी जरूरी है, ताकि तुम्हें जिंदगी भर सबक मिले कि इंसान को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि सिमरन भी स्कूल की एक टीचर थी, वह उन बच्चों को पनिशमेंट दे सकती थी जो बच्चे स्कूल की कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन या स्कूल रूल्स के खिलाफ बर्ताव कर रहे हो। सिमरन मेहरा ने रिया को पनिश करते हुए उसे कहा, तुम यही स्कूल के गेट के बाहर खड़े रहकर 25 बार जोर जोर से बोलोगी कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं एक झूठी बच्ची हूँ और आज की बात कभी झूठ नहीं बोलूंगी। फिर अपनी आवाज बढ़ाते हुए सिमरन मेहरा ने रिया से कहा, कम ऑन नाउ गो एट द गेट। गेट के पास खड़ी किंडरी टीचर के लिए सिमरन मेहरा का यह बर्ताव अब बर्दाश्त से बाहर हो गया था। रिया और सिमरन के बीच में आकर किंडरी टीचर ने सिमरन मेहरा से कहा, देखिए मिसेज मेहरा, ऐसी पनिशमेंट बच्चों को देना ठीक नहीं है, स्पेशली इस वक्त जब सभी बच्चों के माँ बाप उन्हें स्कूल छोड़ने आ रहे हैं। इससे बच्चे के छोटे से मन पर क्या असर पड़ेगा, और बच्चे की बात अगर हम छोड़ भी दे तो इससे स्कूल की रेपुटेशन को भी भारी नुकसान पहुंच सकता है। किंडरी टीचर आगे कुछ कहें उससे पहले सिमरन मेहरा ने हाथ के इशारे से उन्हें रोकते हुए कहा, देखो यह एक बहुत रेपुटेटेड स्कूल है, यहाँ के बच्चों को डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है, वरना कल उठकर ऐसे बच्चे कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे स्कूल की रेपुटेशन को बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। अभी आप देख ही लीजिए, इस बच्चे को एडमिशन देने का नतीजा तो हम सबके सामने है। इतनी सी उम्र में इतना झूठ बोलती है यह बच्ची, इसे सबक सिखाना है तो इसे यह पनिशमेंट पूरी करनी होगी। नाउ कम ऑन रिया, स्टैंड एट द गेट एंड स्टे अलाउड, आई एम लायर एंड वी नेवर लाई अगेन। सिमरन मेहरा ने अब अपनी आवाज में थोड़ी और सख्ती लाकर रिया से कहा, चलो अब जल्दी से अपनी पनिशमेंट पूरी करो और स्कूल अटेंड करने चले जाओ। अगर स्कूल में लेट हो गई तो फिर तुम्हारी पनिशमेंट और भी बढ़ सकती है। पास खड़ी किंडरी टीचर ने सिमरन मेहरा से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, देखिए मिसेज मेहरा, आप मेहरबानी करके ऐसा न कीजिए। हो सकता है आप जो कर रही हैं वह स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ हो। हमें बच्चों के साथ कैसे पेश आना चाहिए इसके कई सारे रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं हमें। किंडरी टीचर की इस बात पर नाराज होते हुए बड़ी ही एटीट्यूड से सिमरन ने किंडरी टीचर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं समझ सकती हूँ कि स्कूल में रईस खानदानों के बच्चे पढ़ने आते हैं, इसलिए उन्हें डांटने की हिम्मत तुम जैसी मामूली टीचर नहीं कर सकती। मगर मेरी बात अलग है, मैं स्कूल की टीचर भी हूँ और एक ऊंचे घराने से ताल्लुक भी रखती हूँ। डरो मत, तुम पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें अपनी नौकरी जाने का डर अंदर ही अंदर सता रहा होगा। आखिर नौकरी से मिलती हुई सैलरी से ही तो तुम अपनी जिंदगी गुजार रही हो। सिमरन मेहरा की इस बात से किंडरी टीचर को बहुत दुख पहुंचा था। अपनी होती हुई इंसल्ट से ज्यादा उन्हें इस बात पर ताज्जुब हो रहा था कि सिमरन मेहरा भला ऐसे उनके बारे में सोच भी कैसे सकती थी। सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल की सभी टीचर बहुत बड़ी डिग्रियां लेकर स्कूल में नौकरी पाने के कामयाब होती थी,
सालों का एक्सपीरियंस, बहुत सारी डिग्रियां लेने के बावजूद कई टीचर स्कूल में नौकरी पाने की कामयाबी नहीं पा सकती थी। और नौकरी मिलने के बाद भी ऐसा नहीं था कि टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज दिया जाता था। उन्हें कम से कम 6 महीने की ट्रेनिंग लेनी होती थी। चाइल्ड साइकोलॉजी के लेक्चर अटेंड करने पड़ते थे। काफी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने के बाद उन्हें सक्सेसफुली पास करने के बाद ही इन टीचरों को बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका दिया जाता था। सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में नौकरी मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती थी। मगर आज सिमरन मेहरा ने किन्नरी टीचर के साथ इस तरह बात करके उन्हें इस बात का एहसास दिलाया था कि किन्नरी टीचर सिर्फ एक मामूली टीचर थी जो पैसों के लिए अमीर बच्चों की देखभाल करती थी। बस अपनी इंसल्ट बर्दाश्त करते हुए भी किन्नरी टीचर ने हिम्मत करके सिमरन मेहरा से कहा, देखिए मिसेज मेहरा, आप चाहे जो भी कहें, मगर इस तरह की पनिशमेंट एक छोटी बच्ची को देना न सिर्फ अनएथिकल है लेकिन स्कूल रेगुलेशंस के हिसाब से अनलॉफुल भी है। किन्नरी टीचर की हिम्मत देखकर अब बात सिमरन मेहरा के ईगो पर आ गई थी। सिमरन मेहरा ने अपना फोन आगे करते हुए किन्नरी टीचर से कहा, अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, यह लो मेरा फोन और इसी वक्त पुलिस को यहाँ बुला लो। तुम चाहो तो मुझे अरेस्ट करवा सकती हो। सिमरन मेहरा का ऐसा बर्ताव देखकर टीचर के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। एक बार उन्होंने सोचा कि वह सिक्योरिटी गार्ड की और स्कूल में मौजूद बाकी स्टाफ की मदद ले, मगर वह नहीं चाहती थी छोटी सी रिया की फिर से इन सबके सामने सिमरन मेहरा बेइज्जती करे। इसलिए थोड़ी हिम्मत करके सिमरन मेहरा का सामना करते हुए किन्नरी टीचर ने कहा, देखिए मिसेज मेहरा, हमें इस बात को इतनी दूर नहीं ले जानी चाहिए। आप बेवजह ही रिया पर उसकी माँ का गुस्सा उतार रही हैं। उस दिन जब आपने रिया से कह दिया कि वह डांस करने के लायक नहीं है तो रिया की माँ को भी ऐसा लगा कि आप शायद बच्चे के साथ थोड़ी ज्यादती कर रही हैं। इसलिए उन्होंने कहने के लिए बस कह दिया कि वह आपसे बेहतर डांसर ढूंढ के लाएंगे, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें भी वही डर था जो डर उस दिन मुझे लग रहा था कि कहीं आपकी कही हुई बातें रिया को छोटे से मन पर कोई ऐसा असर न छोड़ जाए जिससे उस बच्चे का कॉन्फिडेंस हिल जाए। हर बच्चे को अपनी बात और अपनी टैलेंट रखने का मौका मिलना चाहिए। हमारा स्कूल मैनेजमेंट भी यही कहता है। किन्नरी की बात सुनते हुए सिमरन मेहरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सिमरन ने बड़े एटीट्यूड से यहाँ वहाँ देखते हुए कहा, देखो टीचर, अब एक बात बोल दी है तो उसे निभाने में भी असली कैरेक्टर की पहचान होती है। हम बच्चों को यह तो नहीं सिखा सकते ना कि किसी को नीचा दिखाने के लिए कभी भी कुछ भी कह दो और फिर उस बात को पूरा न करो। इससे बच्चों के मन पर क्या असर पड़ेगा, कभी सोचा है आपने? अगर लाइफ में कोई टारगेट रखा है तो उसे अचीव करना हमें इन बच्चों को सिखाना है, ना कि हमें यह सिखाना है कि चाहे टारगेट कोई भी हो, हमें तो सिर्फ झूठ बोलना है, ग्राउंड लेवल पर उसे अचीव करना है। सिमरन मेहरा रिया की ओर देखकर फिर से रिया को एक फेक स्वीटनेस दिखाते हुए कहने लगी, देखो बेटा, तुमने और तुम्हारी मम्मी ने जो प्रॉमिस सबके सामने दी थी उससे तुम्हारी मम्मी और तुम पूरा नहीं कर पाए हो, इसलिए तुम्हें यह पनिशमेंट मिल रही है ताकि आइंदा से तुम लोगों को कोई भी ऐसी झूठ और फेक प्रॉमिस ना करो जो तुम कभी पूरा न कर पाओ। अब जाओ, उस गेट पर जाकर खड़े हो जाओ और अपनी पनिशमेंट पूरी करो। यह कहते हुए सिमरन मेहरा ने रिया का हाथ पकड़कर उसे गेट पर खड़ा कर दिया। फिर अपनी बेटी के पास जाकर वो रिया की ओर देखने लगी। सिमरन मेहरा और उसकी बेटी मिस्का मेहरा बहुत ही उत्सुकता से वेट कर रहे थे कि कब रिया अपनी पनिशमेंट शुरू करेगी। तभी सिमरन के कानों पर एक बहुत ही सॉफ्ट मगर सुनी हुई आवाज पड़ी, सिमरन मेहरा, लगता है इतने सालों में तुम लोगों के साथ किस तरह पेश आना है, खासकर बच्चों के साथ, ये सब कुछ भूल चुकी हो। क्या तुम फिर से सीखना चाहोगी? श्रेया अय्यर ने अपने सन ग्लासेज निकालते हुए सिमरन मेहरा को गुस्से से देखते हुए यह बात कही थी। अब तक श्रेया इसलिए कुछ नहीं कह रही थी क्योंकि वह देखना चाहती थी आखिर इस स्कूल में अगर कोई इस तरह से बच्चे को परेशान करे तो स्कूल अथॉरिटी उस बच्चे को ऐसे इंसान से कैसे बचाएगी। क्या कोई टीचर बच्चे के सपोर्ट में आगे आता है या नहीं। और साथ ही श्रेया को यह भी पता था कि ऐसी छोटी मोटी बातों का रिया पर कोई असर नहीं होने वाला था। इसलिए जब तक मामला हाथ से निकल नहीं जाता, श्रेया चुपचाप गाड़ी के पास खड़ी यह सारा तमाशा देख रही थी। जब श्रेया को लगा कि अब बात रिया के और टीचर के हाथ से बाहर पहुंच चुकी थी, तब श्रेया ने आगे बढ़कर सिमरन मेहरा को रोक लिया।
गेट पर खड़ी रिया ने अपनी छोटी मम्मा को आंख मारते हुए इशारे से यह कह दिया था कि सिमरन मेहरा की बातों का उस पर कोई बुरा असर नहीं हुआ था। सी वॉज कूल। वह अभी भी मेंटली उतनी ही स्ट्रांग थी जितनी कल रात को श्रेया के साथ मस्ती करते वक्त थी। जब श्रेया का ध्यान फिर से सिमरन मेहरा की ओर गया तो सिमरन मेहरा का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। सिमरन मेहरा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो लड़की खड़ी थी वह डांसिंग सुपरस्टार श्रेया अय्यर थी। सिमरन मेहरा को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसकी रात की नींद अब तक पूरी नहीं हुई और वह कोई सपना देख रही थी, एक बहुत बुरा सपना। मगर अफसोस उसकी छोटी सी बेटी ने सिमरन का हाथ खींचते हुए उससे पूछा कि मम्मा यह आंटी कौन है। तब सिमरन मेहरा को इस बात का यकीन हो गया था कि इस वक्त वह कोई सपना नहीं देख रही थी और सचमुच श्रेया अय्यर उसके सामने खड़ी थी। श्रेया ने दूर से ही अपने सन ग्लासेज फिर से अपने सर पर चढ़ाते हुए सिमरन मेहरा से कहा, कुछ सालों पहले तुम एक बहुत ही घटिया डांसर थी, मगर अब तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि तुम्हारी आंखों की रोशनी भी तुम्हारी डांस की तरह बहुत कमजोर हो गई है। तुम देख नहीं पा रही हो और न ही जज कर पा रही हो। रिया के बॉडी मूवमेंट्स और उसका फ्लेक्सिबिलिटी एक डांसर के लिए एक बहुत बड़ा एसेट साबित हो सकती है। उसका शरीर पतला है मगर उसके हाथ और पाँव में बहुत ताकत है। शी क्लियरली हैज अ ग्रेट पोटेंशियल टू बी अ डांसर। यह तो उसकी मम्मा नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी डांसिंग में ज्यादा ध्यान दे या फोकस करे। रिया की मम्मा चाहती है कि पहले वह अपनी पढ़ाई पर फोकस करे और कुछ सालों में खुद ही डिसाइड करे कि उसे क्या पसंद है। अगर उसकी माँ की यह बात मुझे भी सही नहीं लगती है तो मैंने इसे कब का अपना स्टूडेंट बना लिया होता, और तुम यह कैसे कह सकती हो कि इस बच्ची में डांस करने का पोटेंशियल नहीं है। अगर इस बच्ची में डांस करने का पोटेंशियल नहीं है तो जरा मुझे बताओ कि इस बच्ची में है क्या। जरा देखो अपनी बच्ची की ओर, उसके हाथ पाँव की मूवमेंट्स देखकर मुझे लगता है कि तुम शायद जबरदस्ती अपनी डांस की ट्रेनिंग अपनी बच्ची से करवाकर उसे परेशान करती हो। श्रेया अय्यर ने जब यह कह दिया कि छोटी सी रिया डांस करने के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट है तो यह बात सुनकर सिमरन की जबान जैसे उसके पेट के अंदर धंस गई थी। वह ना तो कुछ बोल पा रही थी और ना ही अपनी नजरें श्रेया अय्यर से हटा पा रही थी। श्रेया को इस तरह अपने सामने खड़ा देखकर सिमरन मेहरा अपने मन में कुछ साल पहले हुई श्रेया और सिमरन के बीच हुई कंपटीशन की रात को याद करते हुए कहने लगी। उस रात डांस कंपटीशन में श्रेया अय्यर से बड़े ही स्टाइल और एटीट्यूड से सिमरन मेहरा ने कहा था, तुम भले ही 2 साल से यह कंपटीशन जीत चुकी हो मगर इस साल यह कंपटीशन मैं ही जीतूंगी, तुम्हारा कोई चांस नहीं है। अगर अपनी बेइज्जती से बचना चाहती हो तो कंपटीशन से विड्रॉल कर लो। उस वक्त श्रेया ने सिमरन को कोई जवाब नहीं दिया था मगर स्टेज पर जाते ही श्रेया ने ऐसा जादू चला दिया था लोगों पर कि श्रेया की टैलेंट से सिमरन को अपनी कही हुई बातों का अच्छा और करारा जवाब मिला था। डांस कंपटीशन हमेशा की तरह श्रेया जीत गई और सिमरन को एक ऐसा सबक सीखने को मिला था जो उसे जिंदगी भर याद रहने वाला था। मगर बेचारी सिमरन उस रात का सबक भी ठीक से याद नहीं कर पाई। कुछ दिन पहले उसने रिया की मम्मी को यह चैलेंज दी थी कि उससे बेहतर डांसर अनिका को जिंदगी में मिल नहीं सकती थी और आज उसी अनिका की बेटी रिया के साथ श्रेया अय्यर खड़ी थी। वह श्रेया अय्यर जिसका नाम सुनकर ही सिमरन के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते थे। सिमरन मेहरा अच्छी तरह से जानती थी कि पूरे इंडिया में श्रेया अय्यर इकलौता ऐसा नाम था जो वॉलरूम डांसिंग हिस्ट्री में हाईएस्ट लेवल की डिफिकल्टी एग्जाम पास कर चुकी थी और उसे इस बात के लिए यूनिवर्सल एक्रेडिटेशन भी मिल रहा था। श्रेया अय्यर जब भी कंपटीशन में अपना डांस खत्म करती थी कंपटीशन वहीं पर रुक जाया करती थी क्योंकि सबको इस बात का पता होता था कि ट्रॉफी तो अब सिर्फ एक ही लड़की के नाम होने वाली थी। अब बाकी के कंटेस्टेंट सिर्फ फिलर डांसेज प्रेजेंट करके जब तक जजेज अपना फैसला नहीं सुना दे कि द बेस्ट डांसर अवार्ड गो टू मिस श्रेया। इतने सालों में श्रेया डांसिंग की उस बुलंदी तक पहुंच गई थी जहां सिमरन उससे कभी मिलने वाली नहीं थी। सिमरन मेहरा ने कभी यह सोचा भी नहीं था कि दिल्ली के स्कूल में अचानक ही एक दिन सुबह के 7:30 बजे किसी बच्चे को परेशान करते वक्त श्रेया अय्यर अचानक ही उसके सामने इस तरह आकर खड़ी हो जाएगी। जब सिमरन को समझ नहीं आया कि वह श्रेया को कैसे फेस करे तो सिमरन ने अपनी बेटी मिस्का का हाथ किंदी टीचर के हाथ में दिया और बिना कुछ बोले मुड़कर अपनी गाड़ी की ओर तेजी से जाने लगी। जैसे ही वह अपनी गाड़ी के अंदर बैठी और गाड़ी का दरवाजा बंद किया सिमरन मेहरा ने राहत की एक सांस ली।
किंडरी टीचर और आसपास खड़े लोगों ने कभी यह सोचा नहीं था कि हमेशा इतनी ईगो और एटीट्यूड में रहने वाली सिमरन मेहरा दरअसल अंदर से इतनी कमजोर थी। किंडरी टीचर को आज कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था जैसे सिमरन मेहरा की एरोगेंस के सामने उसकी खुद की जीत हुई थी, और उस जीत के पीछे अगर किसी का हाथ था तो वह उनके सामने खड़ी डांसिंग सेशंस श्रेया अय्यर का था। किंडरी टीचर इस बात से बेहद खुश हो गई थी कि आखिरकार अनिका ने सिमरन मेहरा से बेहतर डांसर और ट्रेनर ढूंढ लिया था। श्रेया अय्यर किंडरी टीचर के पास आकर उनसे कहने लगी, रिया एक बहुत अच्छी डांसर बन सकती है। इस बच्ची में वह सारी खूबियां हैं जो एक बेहतरीन डांसर में होनी चाहिए। यह स्कूल के फंक्शन में तो क्या, किसी भी नेशनल लेवल डांस में पार्टिसिपेट कर सके उतनी टैलेंट रखती है। क्या यह बात मुझे किसी के सामने कहनी होगी? अगर आप चाहें तो मैं पर्सनली आकर स्कूल मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। श्रेया अय्यर के मुंह से यह बात सुनकर किंडरी टीचर और आसपास खड़े स्कूल के स्टाफ हैरान हो गए। किंडरी टीचर को कहीं न कहीं अनिका के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ता जा रहा था। किंडरी टीचर यह बात सोच सोचकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही थी कि किस तरह अनिका ने दिन रात जागकर सोशल मीडिया पर इतनी बड़ी स्टार को फॉलो करके बार बार उसे मैसेज करके अपनी पोजीशन और अपनी कहानी सुनाकर मनाया होगा कि वह दिल्ली आए और रिया और अनिका के बचाव में सिमरन मेहरा जैसी नकचड़ी औरत का सामना करें। बल्कि हकीकत तो यह थी कि रिया को स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी श्रेया पर डालकर अनिका इस वक्त मल्होत्रा हाउस में अपने बेडरूम में चैन की नींद सो रही थी। रिया को किंडरी टीचर के पास छोड़ते हुए श्रेया फिर से गाड़ी में जाकर बैठने लगी। तभी उसने देखा कि सामने की कार में बैठी सिमरन मेहरा ने जैसे ही श्रेया को देखा उसने गाड़ी का शीशा चढ़ा लिया। कार के अंदर बैठी हुई सिमरन मेहरा ने अभी अपने मोबाइल पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। वीडियो सेव करते हुए सिमरन मेहरा ने अपने ड्राइवर से कहा, साहब के ऑफिस ले चलो। सिमरन मेहरा के ड्राइवर ने अपनी मैडम के इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए गाड़ी सीधे दिल्ली के सेंट्रल एरिया में बनी मेहरा एसोसिएट की हेड ऑफिस की तरफ ले ली। जैसे ही सिमरन की गाड़ी हेड ऑफिस पहुंची, अशोक मेहरा जो किसी मीटिंग के लिए अपनी कार में बैठकर बाहर जा रहे थे, वो अपनी वाइफ को वहां देखकर हैरान हो गए। कार से उतरकर अशोक सिमरन के पास आए और हैरानी से सिमरन के कंधे पर हाथ रखकर उससे पूछने लगे, क्या हुआ डार्लिंग, तुम इस वक्त यहाँ? सिमरन ने अपने पति का हाथ कसकर पकड़ लिया और कांपती हुई आवाज में सिमरन ने अशोक मेहरा से कहा, डार्लिंग मुझे लग रहा है मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हूँ। अशोक मेहरा जो कि शहर का बहुत ही बड़ा नाम था, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, वह यह बात अच्छी तरह से जानता था कि उसके होते हुए उसकी वाइफ किसी भी तकलीफ में नहीं पड़ सकती थी। एक बार के लिए अशोक को यह भी लगा कि सिमरन जिसे रैश ड्राइविंग करने की आदत थी, शायद उसने अपनी कार से किसी के सामने वाले की गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचा दिया होगा। छोटी मोटी पुलिस कंप्लेन को हैंडल करना अशोक के बाएं हाथ का खेल था। अशोक ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से कहा, डार्लिंग क्या हुआ, मुझे ठीक से बताओ। सिमरन अशोक का हाथ पकड़कर उसे अपनी गाड़ी की ओर ले गई। फिर गाड़ी का दरवाजा खोलकर अशोक का हाथ खींचते हुए वह अपने पति के साथ गाड़ी में अंदर बैठ गई। गाड़ी में बैठने के बाद सिमरन ने अपने पर्स से अपना मोबाइल निकाला और जो वीडियो उसने स्कूल के बाहर रिकॉर्ड किया था वह अशोक को दिखाते हुए प्ले कर दिया। वीडियो में रिया की ओर पॉइंट करते हुए सिमरन ने अशोक से कहा, देखो अशोक, यह जो बच्ची है ना, इसका नाम रिया है। यह हमारी बेटी मिस्का को बहुत परेशान करती है स्कूल में। जब मैंने इसके बैकग्राउंड के बारे में पता लगाया तब मुझे पता चला कि इसका कोई बाप नहीं है। इसकी माँ ने अकेले ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। मुझे लगा कि यह बच्ची और उसकी माँ किसी साधारण फैमिली बैकग्राउंड से होंगे। इन्हें सबक सिखाने के लिए मैंने इस बच्ची को डांस ग्रुप से निकलवा दिया था, मगर अब इस बच्ची के बचाव में डांसिंग सुपरस्टार श्रेया अय्यर खुद आज स्कूल आई थी। मुझे डर लग रहा है। मैंने सोचा था यह बच्ची और उसकी माँ भला हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इसके सपोर्ट में इतनी बड़ी सुपरस्टार इस मामले में बीच में आएंगे। और ये श्रेया तो बहुत ही बड़ी हस्ती है हमारे देश की। अगर उसने इस मामले को पर्सनली ले लिया तो मुझे इस शहर का तो क्या, इस देश का बड़े से बड़ा कांटेक्ट भी नहीं बचा पाएगा। मेरा डांस करियर, मेरा नाम, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। ये कहकर सिमरन एक छोटी बच्ची की तरह रोने लगी। हैरान अशोक ने सिमरन को शांत करते हुए कहा, रिलैक्स, तुम बिल्कुल शांत हो जाओ और बिल्कुल घबराओ मत। मुझे एक बात बताओ कि इतनी बड़ी सुपरस्टार आखिर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ेगी? तुम्हें किस बात की टेंशन हो रही है? सिमरन मेहरा ने अपने पति का कॉलर पकड़ते हुए कांपती हुई आवाज में उससे पूछा, क्या यह हो सकता है कि यह बच्ची और उसकी माँ, जिसे मैं साधारण समझ रही थी,
वह किसी बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस बैकग्राउंड से आए हो। सिमरन की इस बात पर फिर से अशोक ने स्माइल करते हुए थोड़ा सोचकर कहा, देखो इस वक्त दिल्ली में बहुत ही कम ऐसे परिवार हैं जो हमारे परिवार से ज्यादा पावरफुल हैं। जैसे करण गुलेरिया के परिवार के बच्चे को तो हम जानते ही हैं काफी साल से। बाकी रहा मारवा खानदान, और जहाँ तक मुझे पता है मारवा खानदान का एक जो इकलौता वारिस है उसके लिए उन्होंने प्राइवेट ट्यूटर रखे हैं। तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। यह बच्ची डेफिनेटली इन दोनों खानदान में से किसी परिवार का हिस्सा नहीं है। हाँ, यह कोइंसिडेंस हो सकता है कि इस बच्चे की माँ ने कहीं से यह तुम्हारी श्रेया अय्यर का कांटेक्ट लगाया हो और उसे इमोशनल करके उससे कोई मदद मांगी हो, लेकिन इससे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पति के मुंह से यह बात सुनकर सिमरन मेहरा का सारा टेंशन एक ही सेकंड में उतर गया। थोड़ी देर बाद उसे भी इस बात का एहसास हुआ कि उसने खामोखा एक राय का पहाड़ बना दिया था। अपनी कार में बने कूलर में से उसने ठंडे पानी की बोतल निकाली और 2-3 घूंट एक साथ लेने के बाद अशोक से कहा, पिछले 1 घंटे से पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे मेरे मन में। तुम्हारी बात सुनते ही आई कैन रिलैक्स नाउ। मैं कितनी गलत थी, मैं समझ नहीं पाई कि यह सब कुछ इस रिया की मम्मी ने क्यों किया होगा। अशोक ने सिमरन का सर अपने कंधे पर लेते हुए उससे पूछा, क्या लगता है तुम्हें उस औरत ने ऐसा क्यों किया होगा? अपने पति की छाती पर सर रखते हुए सिमरन ने कहा, मुझे लगता है कि वह स्कूल के एनिवर्सरी इवेंट में हमारी बेटी डांस में जिस सेंटर पोजीशन में इस वक्त डांस कर रही है, वह पोजीशन मिस्का से छीनकर अपनी बेटी रिया को देना चाहती है और इसलिए यह सारी चाल चल रही है। अब अगर श्रेया अय्यर उस बच्चे के नाम पर मोहर लगा देगी तो हमें ना चाहते हुए भी हमारे बच्चे की डांसिंग पोजीशन सैक्रिफाइस करनी होगी। अशोक ने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ घुमाते हुए कहा, डेट विल बी वेरी सैड। सिमरन ने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए अपने पति की बात का जवाब देते हुए कहा, मगर तुम चिंता मत करो, मैं भी अपने बच्चे के लिए वह सब कर सकती हूँ जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। आखिर किसी को एक डांसिंग फंक्शन से निकालने का एक ही रास्ता थोड़ी होता है। अगर श्रेया उसके नाम पर मोहर लगा देगी तो उसके नाम को किसी और रीजन से हम लिस्ट से बाहर निकाल देंगे। मेरे पास कई रास्ते हैं अपने बच्चे की पोजीशन सिक्योर करने की, जो मैं करके रहूंगी। आखिर उस स्कूल की डांस टीचर मैं ही हूँ और डांस सिखाने के कई तरीके होते हैं। लेग प्रेस करने वाले होते हैं, स्प्लिट करने होते हैं, कई ऐसे खतरनाक स्टेप होते हैं जिन्हें प्रैक्टिस करते वक्त कुछ भी हो सकता है। अब एक्सीडेंट की कोई वजह थोड़ी होती है, कब कहां कैसे क्या हो जाए यह कोई नहीं बता सकता। अपनी पत्नी की बातों पर हंसते हुए अशोक मेहरा कार से निकलने लगा। उन्हें अर्जेंटली एक मीटिंग में जाना था। आज वह अपनी कंपनी और मारवा ग्रुप की एक कंपनी की फ्यूचर पार्टनरशिप स्ट्रेटजी डिस्कस करने रोहित मारवा से मिलने वाला था। इधर मारवा इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस में जैसे ही अशोक मेहरा मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस में पहुंचा, रोहित का सेक्रेटरी चिराग मेहता अशोक को रिसीव करके रोहित से मिलने टॉप फ्लोर पर ले गया। ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हुए अशोक काफी इम्प्रेस हो गया था। ऐसी यूनिक स्टाइलिंग और डिजाइनिंग दिल्ली में किसी भी इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट की नहीं थी। रोहित को मिलने से पहले अशोक ने रोहित के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए उससे मिलने से पहले अशोक थोड़ा नर्वस फील कर रहा था। जैसे ही चिराग और अशोक 24वें फ्लोर पर रोहित के प्राइवेट ऑफिस में पहुंचे, एक वेटिंग लाउंज की ओर इशारा करते हुए चिराग ने अशोक से कहा, मिस्टर मेहरा आप प्लीज थोड़ी देर यहाँ वेट कीजिए। मिस्टर रोहित इस वक्त थोड़े बिजी हैं। ये उनके बेटे के होमवर्क करने का टाइम है और इस वक्त वो अपने बेटे को होमवर्क करने में मदद कर रहे हैं। बस थोड़ी ही देर में जैसे ही मिस्टर मारवा फ्री हो जाते हैं मैं उनकी आपसे मीटिंग करवा देता हूँ। अशोक मेहरा ने सुना था कि रोहित मारवा का एक छोटा सा बेटा है। ना तो किसी को उस बच्चे की माँ के बारे में पता था और ना ही बिजनेस सर्कल में ज्यादा लोगों ने रोहित मारवा के बेटे को देखा था। ज्यादातर लोगों को यह भी नहीं पता था कि रोहित का बच्चा एक लड़का था या लड़की। कुछ देर यही सब सोचने के बाद चिराग की बातों का जवाब देते हुए अशोक ने बड़े ही पोलाइटली और रेस्पेक्टफुली कहा, नो प्रॉब्लम, मैं यही मिस्टर मारवा का इंतजार करता हूँ। आई मस्ट से एक बहुत ही अच्छे बाप है मिस्टर रोहित। अशोक जब रोहित के फ्री होने का इंतजार कर रहे थे तब अचानक न जाने क्यों उनके मन में यह ख्याल आया कि किस तरह उनकी वाइफ सिमरन मेहरा एक छोटी सी बच्ची को लेकर इतना बड़ा हंगामा कर रही थी, और कहा आज वो इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज के हेड से मीटिंग करने आया था। ठीक 10 मिनट बाद दरवाजे पर खड़े चिराग ने अंदर रोहित के साथ कुछ बातें की। तभी अंदर से रोहित की दमदार आवाज अशोक के कानों पर पड़ी,
सेंड हिम इट। इससे पहले कि चिराग अशोक मेहरा से कुछ कहता, अशोक मेहरा खुद ही अपनी जगह से उठकर रोहित के केबिन की ओर चलने लगा। अपनी नर्वसनेस हटाते हुए अशोक ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाई और मुस्कुराते हुए केबिन के अंदर एंटर हुआ। अंदर दाखिल होते ही अशोक ने रोहित से कहा, अ वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर रोहित मारवा। आई एम ग्लैड कि आपने मेरे लिए कुछ वक्त निकाला। रोहित ने अशोक की ओर देखकर बिना कुछ बोले उन्हें अपने सामने की चेयर पर बैठने का इशारा किया। जब अशोक मेहरा रोहित के केबिन में चलकर रोहित के डेस्क के सामने पड़ी चेयर पर बैठने जा रहा था, अशोक की नजर कमरे के कोने में बैठे एक छोटे से लड़के पर पड़ी, जो राइटिंग डेस्क पर अपने किताब में बहुत ही सीरियसली कुछ लिख रहा था। जैसे ही अशोक मेहरा रोहित के सामने की चेयर पर बैठा, अचानक उसे इस बात का एहसास हुआ जैसे उसने रोहित के बेटे को पहले कहीं देखा था। रोहित अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। अशोक मेहरा के साथ आया मेहरा इंडस्ट्रीज का मैनेजर अपने लैपटॉप पर एक प्रेजेंटेशन रोहित मारवा को दिखाने लगा। मैनेजर बारीकी से रोहित मारवा को हर एक पॉइंट समझाने लगा। सर, यह 18 प्लॉट का एक लैंड है। दिल्ली से बिल्कुल 50 किलोमीटर की दूरी पर बहुत ही जल्द यहाँ पर एक नेशनल हाईवे भी बनने वाला है। सर, यहाँ पर इन्वेस्ट करके हम दोनों की कंपनी को बहुत फायदा हो सकता है। हमने सारी प्लानिंग रेडी कर रखी है, बस आपके हाँ कहने का इंतजार है। अशोक मेहरा का मैनेजर हर सेंटेंस बोलने के बाद रोहित की ओर देख रहा था। वह यह जानना चाहता था कि रोहित उसकी बातों से इम्प्रेस हो रहा है या नहीं, मगर रोहित बिना पल के झपकाए बस लैपटॉप की ओर ध्यान से देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। रोहित काफी स्मार्ट बिजनेसमैन था। बिना बोले बिना कुछ कहे सिर्फ उसके बॉडी लैंग्वेज से वह लोगों को इस कदर प्रभावित कर देता था कि मीटिंग का हर मुद्दा, हर पहलू पहले से रोहित के कंट्रोल में आ जाता था। इसलिए नेगोशिएशन करने के पहले लोग 100 बार सोचकर ही मारवा इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफर करते थे। पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने के बाद अशोक मेहरा की मैनेजर ने रोहित मारवा से पूछा, सर, सो शुड आई कंसीडर कि आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो। रोहित मारवा ने कुछ देर लैपटॉप स्क्रीन पर देखकर अपनी उंगलियां डेस्क पर टैप करने के बाद अशोक मेहरा की मैनेजर से कहा, सॉरी बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अशोक मेहरा का मैनेजर रोहित की ना सुनकर बिल्कुल चौंक गया। उसे लगा था कि उसका बिजनेस प्लान एकदम सही था और रोहित मारवा उसके प्लान को इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन रोहित के मुंह से ना सुनकर अशोक मेहरा का बिजनेस मैनेजर हैरान हो गया था। दरअसल रोहित मारवा की कंपनी पिछले कुछ सालों से प्रॉफिट डीलिंग में ही नंबर 1 फैमिली बिजनेस हाउस बन चुका था। जब से करण गुलेरिया की कंपनी ने रियल एस्टेट में लॉस करना शुरू किया था, मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी की रियल एस्टेट विंग काफी तरक्की कर चुकी थी और इस वक्त दिल्ली की नंबर 1 रियल एस्टेट कंपनी थी। और इसीलिए किसी भी तरह अशोक मेहरा यह चाहता था कि मेहरा इंडस्ट्रीज इस प्रोजेक्ट में मारवा इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट करके यह प्रोजेक्ट लॉन्च करे। वैसे तो मेहरा परिवार का भी दिल्ली में काफी नाम और रुतबा था, मगर रोहित मारवा और मारवा इंडस्ट्रीज की बात ही कुछ और थी। हर बड़े से बड़ा बिजनेसमैन इस वक्त मारवा कंपनी के साथ जुड़ना चाहता था। मारवा कंपनी के साथ जुड़ने का मतलब यह था कि फाइनेंसर्स का ज्यादा भरोसा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट और मार्केट में कंपनी के शेयर रातों रात दुगने दाम के हो जाना। इसका मतलब बिल्कुल साफ था कि अगर रोहित मारवा को ज्यादा प्रॉफिट देने से भी अगर प्रोजेक्ट में लाया जा सकता था तो अशोक मेहरा और उसकी कंपनी इस बात के लिए बिल्कुल तैयार थे। मगर रोहित के मुंह से ना सुनकर अचानक ही मेहरा इंडस्ट्रीज के मैनेजर को एक बहुत बड़ा शौक लगा था। बस वह मुस्कुराकर अशोक मेहरा की ओर देखने लगा। वह चाहता था कि अब इस मीटिंग को आगे अशोक मेहरा लीड करें। एक मैनेजर की हैसियत से जितना बन सकता था उसने रोहित को कन्विंस करने की पूरी कोशिश की थी, मगर जब कंपनी का मालिक खुद सामने बैठा हो तो आखिर मैनेजर भी कितना नेगोशिएट कर सकता था, वह भी देश के इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रोहित मारवा के साथ। मैनेजर ने 2-3 बार अशोक को मीटिंग आगे बढ़ाने का इशारा भी किया, मगर अशोक का ध्यान इस वक्त कहीं और था। दरअसल फिलहाल अशोक का ध्यान उसके मैनेजर और रोहित के बीच चल रही मीटिंग से ज्यादा कोने में बैठे उस बच्चे पर था। अशोक लगातार सोच रहा था कि उसने इस बच्चे को पहले कहाँ देखा है। कुछ देर सोचने के बाद अचानक अशोक मेहरा को अंदर ही अंदर एक जोर का शौक लगा। अशोक मेहरा को इस बात का एहसास हुआ कि रोहित मारवा के केबिन में बैठा हुआ वह छोटा सा बच्चा और कोई नहीं मगर वही बच्चा है जिसे उसकी बीबी ने आज सुबह पनिश किया था। अशोक मेहरा ठीक से सिमरन ने दिखाई हुई वीडियो क्लिप याद करने की कोशिश की।
थोड़ी देर तक अपने मन में उस वीडियो को याद करके अशोक मेहरा को इस बात का यकीन हो गया था कि वीडियो क्लिप में जो बच्चा था वह और कोई नहीं बल्कि वही बच्चा था जो इस वक्त उसके सामने बैठकर होमवर्क कर रहा था, जो रोहित मारवा का बेटा था। अशोक मेहरा के मैनेजर ने दबी हुई पोलाइट आवाज में रोहित मारवा से कहा, मिस्टर मारवा, यह डील आपके और आपकी कंपनी के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगी। इस बात की मैं आपको सिक्योरिटी देता हूँ, ऐसी डील बार बार नहीं आती है। क्या आपका यह फाइनल डिसीजन है कि आप इस डील को आगे नहीं बढ़ाना चाहते? अशोक मेहरा के मैनेजर के मुंह से यह बात सुनकर बिना कोई एक्सप्रेशन दिए रोहित अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसने अपने लैंडलाइन पर एक बटन दबाते हुए लाउड स्पीकर पर चिराग से कहा, चिराग, हमारी मीटिंग खत्म हो चुकी है, तुम मेहमानों को बाहर ले जा सकते हो। चिराग के साथ बात करते हुए रोहित ने इस बात का खास ध्यान रखा था कि वह किसी भी तरह से सामने बैठे लोगों का इंसल्ट न करे, मगर रोहित के इस बर्ताव से अशोक मेहरा की ईगो को चोट लगी थी। जैसे ही चिराग मेहरा ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ, अशोक मेहरा ने रोहित को गुड बाय कहकर अपने मैनेजर को बाहर आने का इशारा कर दिया। ऑफिस से बाहर जाकर अशोक मेहरा अभी भी यह सोच रहा था कि आखिर रोहित मारवा ने इतनी अच्छी डील ठुकरा क्यों दी थी, और क्या सिमरन के फोन में उसने जिस बच्चे को देखा था वही बच्चा अंदर बैठकर होमवर्क कर रही थी। आर्यन को जब अशोक मेहरा ने ऑफिस के अंदर देखा था तो यह ठीक से समझ नहीं पाया था कि राइटिंग पर बैठा बच्चा लड़का था या लड़की। अशोक मेहरा इन सबके बीच किसी कनेक्शन के बारे में सोच रहा था। तभी अशोक मेहरा के मैनेजर ने चिराग मेहरा से पूछा, अरे यार, हम तो बहुत पुराने दोस्त हैं, मुझे एक बात बताओ चिराग, व्हाट इज द प्रॉब्लम? जो डील लेकर आया था मैं, वो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि मारवा इंडस्ट्रीज के लिए भी काफी प्रॉफिटेबल होगी, और यह बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। चिराग, आखिर मिस्टर मारवा को इस डील में क्या कमी लगी, मुझे बताओ तो। चिराग ने अपने बाल बनाते हुए आगे पीछे देखकर अपने दोस्त को धीरे से कहा, अरे यार, ऐसी कोई बात नहीं है, आज एक्चुअली वह बॉस का मूड थोड़ा सा खराब है। चिराग की यह बात सुनकर अशोक मेहरा का मैनेजर बिल्कुल हैरान हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा, मूड खराब होने की वजह से इतनी बड़ी प्रॉफिटेबल डील को ठुकरा देना क्या किसी अच्छे बिजनेसमैन को शोभा देता था? मगर फिर उसके मन में यह बात भी आई कि आखिर हम किसी छोटे मोटे बिजनेसमैन के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे थे बिजनेस टाइकून रोहित मारवा की। आगे खड़े अशोक मेहरा ने अचानक ही पलटकर चिराग मेहता से पूछा, क्या यह सब उसके बच्चे की वजह से हो रहा है? अशोक मेहरा को यह लगने लगा था कि शायद आज स्कूल में बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ उस वजह से शायद रोहित मारवा ने यह डिसीजन लिया हो, और शायद उसी चीज का बदला लेते हुए उन्होंने यह डील भी कैंसिल कर दी थी। अशोक मेहरा जानता था कि इस डील के बारे में काफी वक्त से मारवा इंडस्ट्री और मेहरा इंडस्ट्रीज एक दूसरे के साथ नेगोशिएशंस कर रहे थे। आज उन नेगोशिएशंस की फाइनल मीटिंग थी दोनों कंपनी के हेड के बीच में। फिर अचानक रोहित ने यह डील कैंसिल क्यों कर दी थी? अशोक मेहरा को मन ही मन यह लगने लगा था कि कहीं जो कुछ भी सिमरन ने उस बच्चे के साथ किया था उसका बदला रोहित मारवा मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ तो नहीं ले रहा था। अशोक मेहरा ने चिराग मेहता के साथ आगे बात करने की कोशिश की, मगर चिराग मेहता ने अशोक मेहरा की बातों का जवाब देने से पहले उनसे कह दिया, सॉरी सर, हैव अनदर मीटिंग लाइंड अप, मैं अभी आपको सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, थैंक यू। अशोक मेहरा और उसका मैनेजर चिराग को आगे कुछ कहे उससे पहले चिराग उन्हें बाय कहकर वहां से निकल गया। अशोक मेहरा ने अपने मैनेजर से कहा, तुम चिंता मत करो, अगर आज मूड सही नहीं है तो कल फिर सही हो जाएगा। मैं उन्हें मैसेज भेज दूंगा कि वह फिर से हमारे साथ एक मीटिंग करें। हम यह कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते। यह कहते हुए अशोक मेहरा अपने मैनेजर के साथ वहां से निकल गया। ऑफिस के अंदर रोहित राइटिंग टेबल पर होमवर्क कर रहे आर्यन के सामने आकर खड़ा हो गया। आर्यन ने अपना सर उठाकर रोहित की तरफ देखा। बाप बेटे काफी देर तक एक दूसरे को यूं ही देखते रहे। फिर अचानक चुप्पी तोड़ते हुए रोहित ने आर्यन से पूछा, क्या तुम अपने बाल कटवाने वाले हो या नहीं? थोड़ी देर सोचकर आर्यन फिर से अपना होमवर्क करने लगा और बिना रोहित को देखे उसने रोहित से कहा, नहीं, मुझे लंबे बाल अच्छे लगते हैं। आर्यन के बाल उसके कान के नीचे पहुंच चुके थे। उसके बाल लगभग इतने लंबे हो चुके थे कि कुछ दिन बाद वह अपने बालों से अच्छी खासी लंबी चोटी बना सकता था। अगर रोहित आर्यन के साथ पहले की तरह स्ट्रिक्ट रह सकता
तो उसने जबरदस्ती आर्यन के बाल कटवा दिए होते। मगर उसे डॉक्टर अग्रवाल की वह बात अभी भी याद थी कि आर्यन के अंदर कभी कभी एक दूसरी पर्सनालिटी प्रवेश कर जाती है। क्योंकि आर्यन अपनी मॉम को मिस करता था, वो कोई और पर्सनालिटी बन जाता था जो उसे लड़कियों जैसी हरकतें करने पर मजबूर करती थी। ज्यादा जोर जबरदस्ती से आर्यन का इमोशनल संतुलन बिगड़ सकता था, इसलिए रोहित ने ना चाहते हुए भी आर्यन को अपनी मर्जी से बाल बढ़ाने दिए थे। अपने गुस्से पर काबू पाते हुए रोहित आर्यन के बगल में बैठा और शांति से धीमी आवाज में आर्यन से पूछने लगा, अच्छा तुम मुझे बताओ कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, जिससे तुम मेरी बात मानो और अपने बाल कटवा लो। आर्यन ने सोच समझकर बाल बढ़ाने का फैसला लिया था। काफी दिनों से उसने और रिया ने आपस में अदला बदली नहीं की थी, और अगर आर्यन बाल बढ़ा देता तो रिया और आर्यन के बीच अदला बदली होना थोड़ा आसान हो जाता। लोग रिया और आर्यन के बीच के फर्क को ज्यादा पहचान नहीं पाते, इसलिए आर्यन ने सोचा अगर वह अपने बाल रिया जितने लंबे कर ले तो उसमें और रिया में फर्क करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सच्चाई ये थी कि रोहित की तरह ही आर्यन को भी लंबे बाल बिल्कुल पसंद नहीं थे। इनफैक्ट उसके यह लंबे बाल उसे काफी इरिटेट भी करते थे, मगर अपनी मम्मा के पास जाने की इसकी इच्छा के सामने यह इरिटेशन उसे बहुत कम लग रहा था। वह खुशी खुशी इस इरिटेशन के साथ भी इसी उम्मीद में बाल बढ़ा रहा था कि बहुत जल्द फिर से रिया और वह आपस में अदला बदली करेंगे और उसे अपनी मॉम के पास रहने का मौका मिलेगा। रोहित की आंखों में गुस्सा देखकर आर्यन इस बार रोहित से डरने के बजाय रोहित से कहने लगा, डैड मुझ पर इतना गुस्सा दिखाने से अच्छा होगा आप मॉम पर अपना जो गुस्सा है वह थोड़ा कम कर दीजिए। आपकी और मेरी लाइफ की काफी तकलीफें दूर हो जाएंगी। रोहित को पता था कि आर्यन कभी कभी अनिका को मॉम कहकर बुलाता था। इस बार आर्यन के साथ वन मैन टू मैन टॉक करते हुए रोहित ने आर्यन से कह दिया, अरे गुस्सा मैं अनिका से नहीं हूँ, वही मुझसे गुस्सा है। इनफैक्ट मैं तो कब से यही सोच रहा हूँ कि अनिका अगर तुम्हें इतना प्यार करती है तो तुम्हारी माँ बनकर हमारे साथ रहने के लिए उसे किस तरह मनाऊं? रोहित के मुंह से यह बात सुनते ही आर्यन की आंखों में एक चमक आ गई। हमेशा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लगने वाला रोहित आज काफी सॉफ्ट और इमोशनल लग रहा था। आर्यन के चेहरे पर इस वक्त उम्मीद दिखाई देने लगी थी। आर्यन का वह सपना पूरा होता हुआ उसे नजर आ रहा था जो वह पिछले 1 महीने से देख रहा था कि वह रिया, उसकी मॉम और उसके डैड सब एक साथ खुशी खुशी एक ही छत के नीचे रहने लगे। आर्यन और रोहित के बीच में और कोई बात होती उससे पहले रोहित के केबिन के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। चिराग मेहता ने केबिन में आकर रोहित से कहा, मिस्टर रोहित, सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल से आपके लिए एक इनविटेशन आया है। वह दरअसल स्कूल वाले अपने 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। उसी फंक्शन में आपको इनवाइट किया गया है। अगर आप कहें तो मैं यह इनविटेशन रिजेक्ट कर दूं। रोहित को पता था कि सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल एक बहुत ही रिप्यूटेड स्कूल थी दिल्ली की, और यहाँ सारे ऊंचे खानदान के बच्चे पढ़ने आते थे। स्कूल की ट्रस्ट ने काफी शानदार काम किया था। बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन से लेकर हर फैसिलिटी हर स्कूल में काफी ध्यान रखा जाता था। इस बात से रोहित भी वाकिफ था। भले ही मारवा खानदान के बच्चे ज्यादातर अब्रोड में भी पढ़ते थे, मगर सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल के ट्रस्ट ने हमेशा इस बात का खास ध्यान रखा था कि ऐसे किसी मौके पर वह मारवा खानदान को जरूर इनवाइट करें। रोहित आज से पहले कभी भी स्कूल के किसी फंक्शन में नहीं गया था, मगर इनविटेशन की बात सुनते ही रोहित को अनिका की वह बात याद आ गई। अनिका ने अंजलि मामी से यह कहा था कि रोहित के रिकमेंडेशन लेटर पर अनिका के बच्चे को स्कूल में एडमिशन मिला था। अचानक ही रोहित के मन में ख्याल आया और रोहित ने चिराग को इशारा करते हुए कहा, जरा मेरे शेड्यूल में देखो कि उस दिन मेरी कोई इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट तो नहीं है ना। अच्छा तुम एक काम करो, अगर कोई अपॉइंटमेंट है भी तो उसे कैंसिल कर दो। स्कूल में फोन कर दो, मैं इस स्कूल के फंक्शन में जरूर आऊंगा। तभी चिराग मेहता ने अपनी डायरी निकालकर रोहित से कहा, मगर बॉस उस दिन तो हमारे मिनिस्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। वह विशाखापत्तनम में जो नया केमिकल प्लांट हमने शुरू किया है उसके बारे में डिस्कशन करना था हमें। रोहित ने अपने सर पर उंगलियां फेरते हुए चिराग से कहा, तो ठीक है, उस मीटिंग को पोस्टपोन कर दो। रोहित के मुंह से यह ऑर्डर निकलते ही चिराग बिल्कुल हैरान रह गया, मगर अपने बॉस के ऑर्डर को फॉलो करते हुए उसने अपनी डायरी में चेंजेस नोट डाउन कर दिए। रोहित ने सोच लिया था कि वह फंक्शन में जाकर अनिका और उसके बच्चे से जरूर मिलेगा।
उधर सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में किंडी टीचर रिया का हाथ पकड़कर उसे डांस हॉल में ले आई थी। किंडी टीचर के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह काफी नर्वस लग रही थी। रिया को डांस हॉल के दरवाजे पर ले जाकर किंडी टीचर ने रिया से कहा, देखो मुझे पता नहीं कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं, मगर इतना याद रखना कि तुम्हारी मम्मा ने बहुत मुश्किल के साथ श्रेया अय्यर को कांटेक्ट किया होगा। श्रेया अय्यर जैसी बड़ी स्टार को तुम्हारे सपोर्ट में यहाँ लाने के पीछे तुम्हारी मम्मा ने कितनी मेहनत की होगी, यह मैं सोच भी सकती हूँ। सिर्फ बस तुम्हें इतना याद रखना है कि तुम्हें अपनी मम्मा के इस सेक्रीफाइस को वेस्ट नहीं जाने देना है। चाहे कुछ भी हो जाए, यह सिमरन टीचर कोई भी चाल चले, तुम्हें गिव अप नहीं करना है। और अगर वह तुम्हें गुस्सा दिलाए या तुम्हें उकसाए तो तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। तुम्हें सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि तुम आज जो कुछ भी करने वाली हो वह तुम्हारी मम्मा के लिए है। बस एक बार श्रेया अय्यर सबके सामने तुम्हारी सिलेक्शन कर दे, फिर तुम्हें इस डांस फंक्शन में हिस्सा लेने से कोई नहीं रोक सकता। यह कहते हुए किंडी टीचर ने रिया को डांस हॉल के अंदर भेज दिया। रिया को डांस हॉल में आते हुए देख सिमरन मेहरा को सुबह हुई अपनी बेइज्जती का एहसास फिर से होने लगा। किस तरह उसे श्रेया अय्यर के सामने मैदान छोड़कर भागना पड़ा था। सुबह मिली श्रेया अय्यर की फटकार उसे अभी भी पूरी तरह से याद थी, मगर वो अपने चेहरे पर एक झूठी हंसी ले आई। रिया हालांकि किसी से डरती नहीं थी, मगर उसे इस बात का एहसास जरूर था कि सिमरन मेहरा सुबह हुई इंसल्ट का बदला जरूर लेना चाहेगी। रिया चुपचाप डांस फ्लोर के सामने जाकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर तक सिमरन मेहरा ने रिया को बिल्कुल अनदेखा कर दिया। सारे बच्चे एक के बाद एक अपनी अपनी पोजीशन लेने लगे। तभी गलती से एक लड़के ने सेंटर पोजीशन ले ली थी। मिस्का मेहरा ने उस बच्चे को कॉलर से पकड़कर पीछे खींचा और कहा, हाउ कैन यू मेक सच अ मिस्टेक, द सेंटर पोजीशन बिलोंग टू मी। उसके बाद बिना रिया को बुलाए सिमरन ने अपनी डांस प्रैक्टिस शुरू कर दी। सारे बच्चे सिमरन के दिए डांस स्टेप करने लगे। सिमरन एक एक स्टेप करके दिखाती और सारे बच्चे सिमरन मेहरा को फॉलो करते। अचानक एक बच्चे को डांटते हुए सिमरन ने कहा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, जस्ट फॉलो मी, 1 2 3 4, 2 2 3 4, नाउ रिपीट। थोड़ी देर तक रिया सामने खड़े रहकर सारे बच्चों को डांस करते देखने लगी। जब उसे इस बात का यकीन हो गया कि सिमरन टीचर उसे डांस फ्लोर पर नहीं बुलाएगी, तो रिया के तेज दिमाग में और एक स्मार्ट आइडिया आया। रिया डांस फ्लोर के सामने और सिमरन टीचर के पीछे खड़े होकर सिमरन के स्टेप रिपीट करने लगी। बाकी बच्चे रिया को इस तरह डांस करते देखकर हंसने लगे। जब सिमरन ने पीछे मुड़कर देखा कि रिया उसे फॉलो कर रही थी, तो उसे इतना गुस्सा आया वो इसी वक्त रिया को स्कूल से बाहर निकाल दे। मगर उसने अपने आप पर कंट्रोल रखते हुए रिया से कहा, देखो चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी डांसिंग कैपेबिलिटीज अभी भी बहुत वीक है। तुम एक काम करो, वहाँ साइड में जाओ और अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शुरू करो। जब तुम अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पूरी कर लोगी, उसके बाद ही तुम डांस प्रैक्टिस ज्वाइन कर पाओगी। रिया ने भी इस बार सिमरन की बात को मान लिया। रिया को लगा कि एक्सरसाइज भी आखिर डांस का एक हिस्सा है। एक्सरसाइज करने से बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, जिससे डांस करने में फायदा होगा। इसलिए सिमरन की बात मानते हुए कोने में जाकर रिया ने अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शुरू कर दी। रिया की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते देख सिमरन रिया को देखते हुए पीछे से उसकी ओर आगे बढ़ने लगी। रिया की ओर चलते हुए अचानक ही सिमरन के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। रिया अपनी एक्सरसाइज करने में बिजी थी। वह यह नहीं देख पा रही थी कि सिमरन पीछे से चलते हुए उसके बहुत नजदीक पहुंच गई थी। रिया को स्ट्रेचिंग करते हुए देखकर सिमरन मन ही मन कुछ सोचने लगी। तभी अचानक सिमरन का फोन बजने लगा। वैसे तो डांस क्लासेज लेते वक्त सिमरन मेहरा कभी अपना फोन आंसर नहीं करती थी, मगर उसने अपने पति अशोक मेहरा के लिए अलग रिंगटोन रखी थी। फोन बजते ही सिमरन मेहरा समझ गई थी कि उसके पति अशोक मेहरा उसे फोन कर रहे थे। सिमरन ने बच्चों से कहा कि कुछ देर उन्हें दी गई स्टेप को प्रैक्टिस करते रहें। वह कुछ देर में वापस आकर अगले स्टेप दिखाएगी। यह कहते हुए सिमरन मेहरा अपने बैग से फोन निकालकर डांस हॉल के एक कोने में चली गई और अशोक का फोन आंसर किया। रिया एक कोने में अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रही थी। अनिका की तरह ही रिया भी कुछ मामलों में काफी आलसी थी। जब डांस करने का वक्त आता था तब रिया काफी एक्टिव रहती थी, मगर एक्सरसाइज करने में रिया का आलसीपन बाहर आ जाता था। रिया बड़ी ही धीरे धीरे अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रही थी। बड़ी मुश्किल से वह अपना हाथ अपने पाँव की उंगलियों तक ले जाती, कभी अपने दोनों टांगों को दूर रखकर
अपने दोनों हाथों से अपनी टांगों को पकड़ने की कोशिश करती। फिर वो अपना एक पांव पास पड़े एक टेबल की ऊंचाई तक ले जाती और फिर अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट फुट के अंगूठे को छूने की कोशिश करने लगी। क्योंकि रिया काफी फ्लेक्सिबल थी, यह सारी एक्सरसाइज वह पहले बार में ही पूरी तरह से करने में कामयाब हो जाती थी। एक्सरसाइज पूरी करने के बाद जब रिया ने बाकी बच्चों को देखा तो बाकी बच्चे डांस छोड़कर खेलने लगे थे। रिया ने कोने में खड़ी सिमरन टीचर को देखा। अशोक का फोन उठाने से पहले ही कट गया था और सिमरन इस बात से परेशान थी कि अब अशोक का फोन लग नहीं रहा था। सिमरन ने सोचा शायद डांस हॉल में नेटवर्क इशू हो, इसलिए वो अपना फोन लेकर बाहर चली गई। तब रिया ने सोचा कि वह भी एक छोटा सा ब्रेक लेकर बाकी बच्चों के साथ खेलने लगे। जैसे ही रिया ने अपने कदम आगे बढ़ाए तभी किसी ने जोर से पीछे से रिया को चिल्लाते हुए कहा, रिया यह क्या कर रही हो तुम? घबराकर जब रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो गुस्से में लाल सिमरन रिया को घूर रही थी। इस बार सिमरन की आंखों का गुस्सा देखकर रिया समझ गई थी कि आज सिमरन जरूर उसके साथ कोई ऐसा बर्ताव करने वाली थी जिससे बचने के लिए उसे किंडर टीचर की मदद लेनी होगी। तभी सिमरन का फोन फिर से बजने लगा। इस बार इससे पहले कि उसका फोन दोबारा कट जाता, सिमरन ने अशोक मेहरा का फोन उठा लिया। जैसे ही सिमरन ने अशोक मेहरा का फोन आंसर किया, अशोक मेहरा ने सिमरन से कहा, आगे से उस छोटी बच्ची के साथ बिल्कुल कोई बदतमीजी नहीं करना। इससे पहले कि सिमरन अपने पति से कुछ पूछ पाती, अशोक मेहरा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए सिमरन से कहा, तुम जानती हो वह किसकी बेटी है? रोहित मारवा की बेटी है वो। रिया का बाप रोहित मारवा था। यह सुनकर सिमरन हैरान रह गई थी। उसके मुंह से जैसे शब्द जम से गए थे। सामने खड़े रिया को देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी जिस बच्ची पर वह इतना जोर से चिल्लाई थी वह बच्ची शहर के सबसे बड़े पावरफुल बिजनेसमैन रोहित मारवा की बेटी थी। वह बस अशोक मेहरा के फोन को कान से लगाकर अशोक की बातें सुनने लगी थी। अशोक मेहरा ने फोन पर अपनी पत्नी से कहा, अब समझी तुम क्यों श्रेया अय्यर खुद पर्सनली उस बच्ची को सपोर्ट करने के लिए तुम्हारी स्कूल तक आ गई थी। अरे इतना ही नहीं, उस छोटे से झगड़े की वजह से रोहित मारवा ने मेहरा कंस्ट्रक्शन और मारवा कंपनी के बीच में होने वाले डील को भी रिजेक्ट कर दिया है। यह सब बस तुमने उस छोटी बच्ची के साथ ऐसा बर्ताव किया इस वजह से हुआ है। यह कहते हुए अशोक मेहरा ने अपनी पत्नी से कहा, चलो अब जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, आगे से उस बच्ची के साथ अच्छे से पेश आना। मैं देखता हूँ कि खोई हुई डील में वापस कैसे करेक्ट कर सकता हूँ। यह कहते हुए अशोक मेहरा ने फोन काट दिया, मगर कुछ देर तक कांपते हुए हाथों से सिमरन मेहरा ने फोन अपने कान से लगा कर रखा। सिमरन मेहरा का गला पूरी तरह से सूख चुका था। अभी अभी उसके गले में जो जोरदार आवाज निकली थी जिससे सारे बच्चे एक साथ डर गए थे, वह आवाज अब सिमरन मेहरा के गले से नहीं निकल पा रही थी। रिया का डरा हुआ चेहरा देखकर सिमरन समझ नहीं पा रही थी कि वह रिया से आगे क्या बात करती। वहां रिया जो इस वक्त सिमरन मेहरा से बहुत डरी हुई थी, वह कोई बहाना बनाकर किसी तरह किंडर टीचर को डांस हॉल में बुलाना चाहती थी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह मदद के लिए किंडर टीचर को यहाँ बुलाए। रिया को पता था कि अब सिमरन उसे इस बात के लिए पनिश करेगी कि बिना पूछे उसने एक्सरसाइज से ब्रेक कैसे लिया था। सिमरन मेहरा धीरे से चलकर रिया के पास आई। कुछ बोलने से पहले सिमरन के होंठ एक दूसरे से टकराकर एक अजीब सी आवाज निकालने लगे थे। तभी सिमरन की बेटी मिस्का ने रिया के पास आकर उसके कानों में कहा, तुमने मम्मी की क्लासेज में उनकी दी गई इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करके डिसिप्लिन तोड़ा है। अब मम्मी तुम्हें ऐसे सजा देगी कि तुम आज रोते हुए घर पर जाओगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस दिन मैं और मेरे दोस्त रोते हुए गए थे। बाकी बच्चे रिया को इशारा करके कहने लगे कि अपनी एक्सरसाइज प्रैक्टिस शुरू कर दें, वरना सिमरन टीचर आज रिया को छोड़ेगी नहीं। जब सारे बच्चे आपस में बातें करने लगे तभी अचानक बच्चों ने देखा कि सिमरन मेहरा धीरे से चलते हुए रिया की ओर बढ़ने लगी। सारे बच्चे अपने अपने काम पर लग गए। रिया के पास खड़ी मिस्का ने रिया से कहा, अब देखो मम्मी तुम्हें कैसे सजा देती है, बहुत जल्द तुम रोने वाली हो। रिया मन ही मन यह सोच रही थी कि वह इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। फिर से बेहोश होगी तो इस बार जरूर सबको पता चल जाएगा कि वह रिया की एक ट्रिक थी हर सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। तभी अचानक ही सिमरन मेहरा ने रिया को कंधे से पकड़कर बिल्कुल उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। अपनी मम्मी को रिया के साथ इस तरह बिहेव करते हुए देखकर मिस्का ने रिया से कहा, यह मम्मी की पुरानी स्टाइल है। मम्मी जितनी शांत लग रही है इस वक्त,
पनिशमेंट उतनी ही ज्यादा खतरनाक होगी, तुम देख लेना। जैसे ही मिस्का के मुंह से यह बात सिमरन के कानों पर पड़ी, सिमरन ने मिस्का से कहा, बेटा अपने दोस्तों के साथ जाकर डांस करो, जाओ। मिस्का ये समझ गए थे कि अब सिमरन रिया को ऐसा सबक सिखाएगी जिससे रिया की जोर जोर से रोने की आवाज पूरे डांस हॉल में सुनाई देने लगेगी। मिस्का के जाने के बाद सिमरन ने रिया की आंखों में आंखें डालकर देखा। रिया की आंखें देखकर उसे अब इस बात का यकीन हो गया था कि सचमुच रिया रोहित की ही बेटी थी, क्योंकि काफी हद तक रिया की आंखें रोहित की आंखों से मेल खाती थी। अपनी आवाज को नरम करते हुए सिमरन ने कांपती हुई आवाज में रिया से पूछा, रिया बेटा क्या तुम सेंटर पोजीशन में डांस करना चाहती हो? यह सुनकर रिया हैरान रह गई। पास ही खड़ी मिस्का जो अभी भी अपने दोस्तों के पास पहुंची नहीं थी, उसने जब अपनी मम्मी की यह बात सुनी तो वह हैरान रह गई। इससे पहले कि सिमरन और रिया आगे कुछ बात कर सके, मिस्का जोर जोर से रोने लगी। मिस्का की आवाज इतनी तेज थी कि आपस में खेल रहे बच्चे भी शांत होकर मिस्का को इस तरह रोते हुए देखने लगे। मिस्का रोते हुए बस एक ही बात कह रही थी, मम्मी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? वह सेंटर पोजीशन तो मेरी है, वह मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तुम एक बहुत बुरी मम्मी हो, यू आर बैड मदर। सिमरन को अच्छी तरह पता था कि अब मिस्का को मनाना उसके लिए एक बहुत बड़ा सर दर्द होने वाला था, मगर वह देश के सबसे पावरफुल बिजनेस टाइकून की बेटी के साथ दोस्ती करने के लिए इस वक्त उसे जो सबसे अच्छा कदम लगा वह उठा रही थी। रोती हुई मिस्का को अनसुना करके सिमरन ने रिया से फिर से पूछा, बोलो बेटा क्या तुम सेंटर में डांस करना चाहती हो? थोड़ी देर सोचकर रिया ने मिस्का की ओर देखा और फिर सिमरन टीचर की ओर देखकर बोली, यस टीचर, आई कैन डांस इन द सेंटर पोजीशन। यह सुनते ही सिमरन अपनी जगह पर खड़ी हो गई और मुस्कुराकर रिया से कह दिया, ठीक है तो आज से तुम सेंटर पोजीशन ले लेना, और हाँ अब तुम्हें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अब डांसिंग टीम का हिस्सा हो। रिया को डांस फ्लोर पर ले जाकर सिमरन ने मिस्का पर चिल्लाना शुरू कर दिया, अब चुप करो, रोना, तुम भी सेंटर में ही रहोगी, ठीक उसके बगल में, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सेंटर में हो या सेंटर के बगल में। अपनी मम्मी के मुंह से यह बात सुनकर मिस्का की आवाज और ज्यादा तेज होने लगी। वो और जोर जोर से रोने लगी। माँ बेटी को अपने हाल पर छोड़कर रिया खुशी खुशी डांस फ्लोर पर जाकर दूसरे बच्चों के साथ डांस प्रैक्टिस में जुड़ गई। उसने सेंटर पोजीशन ले ली जो इससे पहले मिस्का की हुआ करती थी। रिया ऐसी बच्ची नहीं थी जो दूसरे बच्चों के खिलौने छीन लेती, मगर मिस्का ने आज तक रिया के साथ जो कुछ भी किया था उस वजह से उसे मिस्का की यह सेंटर पोजीशन लेकर एक अलग ही मजा आ रहा था। आखिर रिया भी एक बच्ची थी। रिया की मम्मी ने उसे यह बात अच्छी तरह से सिखाई थी कि जो तुम्हारा हक है उसे छोड़ो मत, और जो दूसरों का हक है उसे छीनो मत। कुछ देर मिस्का को मनाने के बाद फाइनली सिमरन को उसे शांत करने में कामयाबी मिली। सिमरन मिस्का को लेकर फिर से डांस फ्लोर पर आई और मिस्का से कहा, बाकी बच्चों के साथ डांस प्रैक्टिस शुरू करो। वैसे तो रिया काफी लेजी थी, मगर जैसे ही उसे सेंटर पोजीशन मिली उसके शरीर में एक अलग ही एनर्जी आ गई थी। आधे घंटे के अंदर उसने पूरा डांस बिल्कुल याद कर लिया। हर स्टेप, हर मूव बिल्कुल ठीक से याद करने के बाद जब फाइनल रिहर्सल हुई तब रिया का डांस देखकर खुद सिमरन हैरान हो गई थी। बाकी बच्चे इतने दिनों में डांस में जो पकड़ नहीं बना पाए थे वह आधे घंटे के अंदर रिया ने करके दिखा दिया था। न सिर्फ बाकी बच्चों जैसा, लेकिन सबसे अच्छा डांस रिया ने फाइनल रिहर्सल में करके दिखाया था। तभी सिमरन को इस बात का भी एहसास हुआ कि क्यों श्रिया ने वह बात कही थी कि रिया एक डांसिंग टैलेंट बनने के बिल्कुल लायक थी। डांस रिहर्सल खत्म होने के बाद सारे बच्चे अपने अपने क्लासरूम में चले गए। जैसे ही रिया अपने बेंच पर बैठी, आसपास बैठे बच्चे रिया से पूछने लगे, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? तभी किसी बच्ची ने पूछा, नहीं, रिया के साथ मैं बैठूंगी, शी इज माई फ्रेंड। देखते ही देखते रिया पूरी क्लास में पॉपुलर हो गई थी। सारे बच्चे रिया के साथ दोस्ती बढ़ाना चाहते थे। किंडरी टीचर जो एक तरफ यह सब देखकर बहुत खुश हो रही थी कि आखिर सारे बच्चों को यह समझ में आ गया था कि रिया कितनी अच्छी और टैलेंटेड बच्ची थी, मगर क्लास टीचर किंडरी के सर का दर्द भी बढ़ने लगा था जब बच्चे आपस में इस बात को लेकर झगड़ा करते थे कि रिया के साथ कौन बैठेगा। बच्चों को शांत करते हुए किंडरी टीचर ने रिया से पूछा, रिया अब तुम ही इस बात का सलूशन लाओ और इन सब शैतानों को झगड़े से रोको। तुम बताओ कि तुम किसके साथ बेंच शेयर करना चाहती हो? रिया ने क्लास के हर बच्चे की ओर देखा और फिर कोने में बैठे एक बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं अभिषेक के साथ बैठना चाहती हूँ।
अभिषेक क्लास का सबसे टॉल लड़का था और अगर छोटे लड़कों की फैशन शो ऑर्गेनाइज की जाए तो जरूर अभिषेक को उस फैशन शो का शो टॉपर बनाया जा सकता था। मुस्कुराती हुई किंडी टीचर ने रिया से पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ तुम अभिषेक के साथ क्यों बैठना चाहती हो? रिया ने बिना हिचक अपनी मन की बात जोर से कह दी, क्योंकि अभिषेक क्लास का सबसे हैंडसम लड़का है और मम्मी कहती है कि हैंडसम लड़कों को ब्यूटीफुल लड़कियों के साथ ही रहना चाहिए। रिया की यह बात सुनकर क्लास के सारे बच्चे एक साथ हंसने लगे, मगर मिस्का ने अपनी मुट्ठी दबाकर जोर से बेंच पर मारते हुए कहा, तो क्या मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ? मैंने कई बार अभिषेक को मेरे साथ बैठने के लिए कहा है, मगर वह मेरे साथ नहीं बैठता। क्या इसका मतलब यह है कि आई एम नॉट गुड लुकिंग? मिस्का की यह बात सुनकर सारे बच्चे हंसते हंसते अचानक खामोश हो गए। क्लास में जब भी ब्रेक होता 2 पीरियड्स के बीच में तो हर बच्चा रिया के साथ खेलना चाहता था। रिया के पास मस्ती और खेलकूद के काफी सारे नए नए आइडिया होते थे, जिससे सारे बच्चों को उसके साथ खेलने में बहुत मजा आता था। और अब तो डांस टीचर सिमरन मेहरा खुद भी रिया की तारीफ करते नहीं थक रही थी, इसलिए जो बच्चे रिया को परेशान कर रहे थे वह भी धीरे धीरे रिया की पार्टी में आ गए। प्ले एरिया में रिया कुछ रंग बिरंगी ब्लॉक से घर बनाने की कोशिश कर रही थी, तभी एक लड़का रिया के पास आकर उससे पूछने लगा, क्या तुम ही रिया हो? रिया ने मुड़कर देखा तो रिया की उम्र से 1-2 साल बड़ा एक लंबा सा लड़का रिया के पीछे खड़ा उससे यह सवाल पूछ रहा था। उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, मेरा नाम यश है और इस प्ले एरिया का मैं बॉस हूँ। तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तभी मुस्कुराती हुई रिया ने यश से कहा, आज से इस प्ले एरिया की बॉस मैं हूँ। यश रिया की इस बात पर गुस्सा होते हुए रिया से कहने लगा, अभी के अभी मुझे बॉस बुलाओ, वरना तुम जानती नहीं मैं क्या करूँगा। रिया ने मुस्कुराकर यश से कहा, ड्रीम ऑन, ख्वाब देखते रहो कि मैं तुम्हें बॉस बुलाऊं, यह तुम्हारी विश कभी पूरी नहीं होने वाली है। रिया के साथ खेल रहे अभिषेक ने रिया से कहा, रिया ही इज वेरी डेंजरस बॉय। मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि यश जो कहे वह चुपचाप मान लेना। अगर वह कहे कि कोई खिलौना उसे चाहिए तो उसे तुरंत दे देना, बिकॉज ही इज वेरी पावरफुल। हिज नेम इज यश गुलेरिया। ही बिलोंग टू द गुलेरिया फैमिली and Guleria family is the most powerful family in our city.